Hi everyone. Today we are going to discuss the second chapter of class 9th, that is the force and law of motion. In this chapter we will detail discuss about the some basic of force. Then we will discuss about the motion, that will be the Newton's first law of motion, inertia, momentum, and the second law of motion, and we will end this chapter with the third law of motion and its application. So let us start this chapter with the first topic, that is the basic of force. So you can see over here some historical background of force. Now we are going to discuss the some historical background of force. In the regarding of force, you can see over here, ये क्या है बच्चों? ये हमारे पास है एरिस्टोटल चाचा, ठीक है। सो फोर्स के बारे में बच्चों सबसे पहले एरिस्टोटल चाचा ने कुछ कहा. ही हैड प्रपोज्ड सम स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स. व्हाट वाज दैट? नाउ यू कैन सी हियर, दैट विल बिकम आफ्टर सम टाइम द एरिस्टोटल फॉल्सी. ये क्या हो गया बच्चों? जो स्टेटमेंट एरिस्टोटल साहब ने दिया था फोर्स के बारे में, उन्होंने कुछ बोले थे, वो क्या हुआ आगे चल करके फॉल्स पाया गया. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एरिस्टोटल फॉल्सी. ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो अपने पास ये बूढ़े से देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे चचा है, एरिस्टोटल चचा. ओके, सो यू कैन सी हियर एरिस्टोटल, who is scientist, held on the view that an external force is required. Now you can see here, an external force is required to keep a body in uniform motion. Suppose if you want to keep a body in uniform motion, you have required an external force. समझ गए बच्चों? ये क्या कहा कि यदि अपने पास एक कोई बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी है, ठीक है, लेट अस सपोज, ठीक है, तो यदि यह मान के चलो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ, ठीक है, ये मोशन में है, तो वी रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप दिस इन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा इन्होंने कहा. जब यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा. लेकिन यह सेकेंड एस्पेक्ट कहना भूल गया, उस पर कोई चर्चा ही नहीं किया. व्हाट वाज दैट? यू कैन सी ओवर हियर, हिज कंसेप्ट इज ऑब्सोलीट. क्या हो गया? नाउ बिकॉज ही कंसिडर्ड ओनली वन साइड ऑफ मोशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि इन्होंने केवल एक साइड ही कंसिडर किया मोशन का, एंड फेल्स टू एक्सप्लेन द अदर साइड. वो कौन सी साइड था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए? नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इफ बॉडी इज इन मोशन देन हाउ डज इट कम टू द रेस्ट. क्या मतलब बच्चों? इन्होंने ये तो कहा कि यदि बॉडी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है तो यू हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स to keep that motion in uniform. Okay, but यदि मैं ऐसा कहूं आपसे कि आप बताओ कि ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर रेस्ट में कैसे जाएगा? ठीक है, इस बात पर एरिस्टोटल ने कोई भी चर्चा नहीं किया. ठीक है, सो हम कह सकते हैं देन देयर केम द concept of the opposing external force, that is the friction. ओके, यदि बॉडी को स्टॉप करना है तो क्या होगा? यदि हमारे पास सरफेस मान लो रफ है तो देयर विल बी अ एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी, दैट इज द अपोजिंग एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज योर फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू विच बॉडी क्या हो जाएगा? रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा. ओके, सो एरिस्टोटल चचा ने इस चीज को नहीं डिफाइंड किया था. ओके, दैट्स व्हाई हम लोग इसको कहते हैं एरिस्टोटल फॉल्सी. गॉट इट? होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अकॉर्डिंग टू हिम क्या होनी चाहिए? इफ यू वांट टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन यू मस्ट रिक्वायर्ड एन एक्सटर्नल फोर्स. ओके,
For example, you can see over here, if you rolled on the floor, if you rolled a ball on the floors, come to the rest after sometimes due to opposing force of friction. I have already told you. ठीक है, यदि आप एक कोई बॉल है और आपके पास कोई एक सरफेस है जो रफ है, if you are rolling a ball on that surface, you will observe that after some times that ball will come into the rest condition. Why? Because an external force, which is friction force, will work in the opposite direction. ठीक है, opposite direction में वर्क कर रहा है. That's why the जो मोशन में बॉल था वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा. Got it? Now you can see here what we can conclude from this. ठीक है, you can see here a ball at motion. स्टार्टिंग में ये बॉल क्या है, रोलिंग कर रहे हैं इस सरफेस पे, तो यू कैन सी हियर दिस बॉल इज इन मोशन कंडीशन. ओके, नाउ दिस सरफेस, मान के चलो ये सरफेस क्या अपने पास रफ सरफेस है. दिस सरफेस इज रफ सरफेस. नाउ यू कैन सी हियर इफ दिस इज द रफ सरफेस, सो आफ्टर सम टाइम दिस बॉल इज इन रेस्ट कंडीशन. किसमें चला गया है, रेस्ट कंडीशन में. बिकॉज यदि बॉल की डायरेक्शन, बच्चों देख रहे हो कि मूवमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल वर्क ऑन इट इन द रिवर्स डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा. यहां क्या करेगा बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा. बिकॉज ऑफ दिस ये क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा. Got it? Hope it is clear to everyone. Now, so we can conclude from this, an external force is required. An external force is required to keep a body in motion only if, यदि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कब, कीप अ बॉडी इन मोशन, बॉडी मोशन में है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा. कब, when only if the resistive force is present there. That resistive force may be your frictional force and viscous force. Okay, if these forces are present on the surface, in such a condition you will need to apply external force to keep the motion of a body. मोशन में, इन अ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा. गॉट इट? समझ गए बच्चों? तो अभी तक यही था एरिस्टोटल चचा ने जो किया था. समझ गए? उन्होंने क्या क्या चचा था, उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द nature of surface. If there is a rough surface, so automatically friction force एक external force होगा जो उसको क्या करेगा, उसको रेस्ट कंडीशन लाने में सपोर्ट करेगा. I think clear? Hope it is clear. Move to the next, that is Galileo. अब ये क्या आया, गैलीलियो चचा. अब गैलीलियो चचा ने क्या किया, उनके फॉल्सी को क्या क्या करेक्ट किया. समझ गए? उन्होंने उनसे जो गलती हुआ उसको ये अपने डिफिनेशन में पिकअप कर लिया. सो यू कैन सी ओवर हियर एरिस्टोटल लॉ वाज फर्स्ट क्या हो गया, बाय गैलीलियो. ठीक है, गैलीलियो करेक्टेड एरिस्टोटल्स लॉ सेइंग, जो एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल चचा ने दिया था, वो क्या हुआ, उनके स्टेटमेंट को ये मॉडिफाइड किया, करेक्ट किया. ठीक है, क्या क्या, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन ओनली इफ रेसिस्टिव फोर्स आर प्रेजेंट देयर. बच्चों समझ पा रहे हैं क्या हुआ, यदि आपको मान चलो आप ऐसे मोशन में जा रहे हैं, आपको कोई अपोज करने वाला है, आपको कोई अपोज कर रहा है मोशन में जाने से, इन सच अ कंडीशन आपको कोई एक पीछे से चाहिए जो आपको धक्का देकर के आगे पहुंचाए.
In such a conditions, an external force is required because some resistive force are present there. That resistive force may be your frictional force, or I have already discussed with you viscous force. Okay, so move to the next point. Now you have, according to this law, a body moving on a frictionless surface should move with constant velocity. ठीक है, गैलीलियो के अकॉर्डिंग क्या कर दिया उन्होंने, कहा कि आप एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट तब होगा जब कोई रेसिस्टिव फोर्स हो, अदरवाइज क्या होगा, यदि फ्रिक्शनल लेस सरफेस है तो बॉडी कैसा मोशन करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, बिकॉज देयर इज नो एनी रेसिस्टिव फोर्सेस देयर. ठीक है, एक बॉल है, मान के चलो आप यहां पर, इफ दिस इज योर सरफेस एंड ये क्या है बच्चों, लेट अस सपोज दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, दिस इज द फ्रिक्शनलेस, so you can say that if this surface is frictionless, this is frictionless, so you can say that what, कि इस सरफेस पे सपोज एक स्टार्टिंग में बॉल है और इसको बाय एक्सटर्नल एजेंट से आपने फोर्स लगा करके एक बार इसको रोलिंग कंडीशन में दे दिया. ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये रोल करते रहेगा. ओके, क्योंकि कोई रेसिस्टिव फोर्स यहां नहीं है. Hope it is clear to everyone. Okay, so move to the next point. A body at rest is considered equivalent to a body in uniform motion because in both the cases the acceleration is zero, or you can say that the net force is zero. What is meaning of that? If a body is at rest condition, you can also say that this is equivalent to uniform motion only when, कब कह सकते हो, if the net force is zero. What is the meaning of this? You can see over here. Suppose if you have a ball, if you have a block of mass m kg. Okay, now you can see here you are applying a force of 5 Newton in this direction. Let us say in this direction you are applying a force that is equal to 5 Newton. Okay, now some other external agent also applying the force on this body in this direction and the magnitude is same, that is also equal to 5 Newton. That is also equal to 5 Newton. So you can say that the net force working on this block is zero. If I am asking with you, tell me the net force, since force is a vector quantity, I have already discussed with you in the first chapter कि force क्या, in the first topic, so force क्या होता है, एक इसके पास क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज force has both magnitude as well as direction. I have already discussed in the first chapter about the scalar and vector quantity. Okay, so that's why if this force is in this direction, or you are considering this as a positive, so you need to consider this as a negative because the direction is opposite. So F net is equal to how much? You can say 5 minus 5, that is equal to 0. So यहां पर बच्चों नेट फोर्स क्या है, 0. And you know that F is equal to ma. We will discuss later. F is equal to ma. F is equal to, बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? You can say that this is the child and this is the parent. यह जननी है, ये फोर्स क्या है, जननी है. किसका? एक्सेलरेशन का. समझ गए? दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. फोर्स इज अ कॉज ऑफ एक्सेलरेशन. ओके, सो यू कैन सी हियर इफ योर नेट फोर्स इज 0, सो यू कैन से दैट द एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 0. The acceleration is also 0.
So if the net force on this block is 0, can you say that this force is in a rest condition? Tell me. Are you sure this block is in rest condition? No. It may or may not be rest condition. Okay. यदि बच्चों ये पहले से रेस्ट कंडीशन में रखा होगा, it depends upon its previous state. If it is in rest condition, यदि रेस्ट कंडीशन, if it was in rest condition, यदि रेस्ट कंडीशन में था तो अभी भी रेस्ट कंडीशन में रहेगा. If it is already एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो नेट फोर्स 0 होने के कारण एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करते हुए निकल जाएगा. होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Okay, so you can say that the rest is equivalent to uniform motion when net force is 0. Hope it is clear to everyone. Okay, so move to the next point. Galileo's law is the basis of Newton's first law of motion. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आया वो किससे आया? गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ही न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट हुआ, सॉरी न्यूटन साहब ने क्या हुआ, मोटिवेट हुआ, और बेस्ड ऑन गैलीलियो के लॉ से ही उन्होंने अपना पहला लॉ निकाला. दैट वन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बेसिस क्या होता है बच्चों? गैलीलियो लॉ ही होता है. ठीक है. एक एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया था, यू कैन सी ओवर हियर. उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया. ओके, एक ये इंक्लाइंड प्लेन है मान के चलो, एंड सेम, सॉरी, लेट अस सपोज we have another inclined plane. Now you can see here. इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? इनिशियली मान के चलो एक बॉल लिया गैलीलियो ने, ओके, एंड इसको क्या किया, यहां से रिलीज कर दिया. गैलीलियो साहब ने यहां से रिलीज कर दिया. दिस इज रोलिंग डाउन. ओके, अब मान के चलो इफ द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, कोई भी एक्सटर्नल यहां पर अपोजिंग फोर्स नहीं है, लेट अस सपोज इनिशियली, तो क्या हुआ बच्चों, व्हाट ही हैज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, कि ये बॉल रोलिंग करके जो डाउन में आया, बॉटम पार्ट में आया, और यहां से रोलिंग अप करके क्या हो गया, ये इस पर यहां पे चला गया. ओके, इफ सपोज इफ दिस इज द हाइट ऑफ एच, तो इन्होंने क्या देखा कि ये भी हाइट एच ही है. ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द इंक्लाइनेशन. इन्होंने ऐसा देखा इनिशियली, सपोज इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा. ओके, तो इफ दिस हाइट इज एच देन दिस हाइट इज ऑल्सो एच. गैलीलियो साहब ने क्या किया, अब इंक्लाइनेशन को चेंज कर दिया. लेट अस सपोज कि इन्होंने मतलब कि इंक्लाइनेशन को और भी डाउन कर दिया. तो इन्होंने देखा कि टू अचीव दिस हाइट, टू अचीव और अटेंड दिस हाइट, दिस बॉल विल कवर मोर डिस्टेंस लाइक दिस. ओके, इंक्लाइनेशन हम चेंज करते हैं तो क्या हो गया, इस एच हाइट को अटेंड करने के लिए बॉल ने जो ये डिस्टेंस आ, सपोज इफ दिस इज डी एंड दिस इज डी, now this is d dash, or you can say that d dash is greater than d. okay, similarly गैलीलियो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहा. एट लास्ट उन्होंने क्या किया, इंक्लाइनेशन हटा करके ये पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में ही रख दिया. इफ दिस इज द फ्रिक्शनलेस, तो उन्होंने क्या देखा कि ये रोल करते हुए आगे बढ़ गया, बिकॉज देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स हियर. ओके, तो बॉडी अपने पोजीशंस को और अपने स्टेट को क्या करता है, उसी स्टेट में बनाए रखना चाहता है. ओके, दिस इज द नेचर और दिस इज द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी. ओके, सो बेस्ड ऑन द गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, न्यूटन हैज प्रपोज्ड हिज फर्स्ट लॉ, दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. बट बिफोर डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स
Let us now we discuss about the force. Now till now we have discussed about the basic, or you can say the historical background of force. Okay, now how to define force? It is the push or pull. It is the push or pull. Let us suppose, consider one example. If you want to enter in a room, what you will say, what you will see, दरवाजे पर क्या लिखा रहता है? पुल और पुश लिखा रहता है बच्चों. आप ट्रेन में भी सफर करते हैं तो वहां पर क्या लिखा रहता है? इन द इमरजेंसी कंडीशन पुल द चेन. ओके, तो पुल करते हो तो बच्चों क्या लगता है? फोर्स लगता है. सो यू कैन से दैट फोर्स इज नथिंग बट इट इज अ पुश और पुल on an object that produces it. If you are pushing or pulling on a body, so that will produce the acceleration in the body on which it acts. If you are pushing or pulling, okay, so what will happen? You will observe that body will produce, so it will produce acceleration. ये क्या होता है? Acceleration produce करता है. Got it? So this is a simple definition of force. Now you can see over here. SI unit of force is Newton. If you want to measure the force in SI unit, so SI unit क्या होता है बच्चों? न्यूटन. और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं. Okay? Hope it is clear to everyone. So move to the next point. You can see here. Now what is the next point? Or if you want to write the CGS unit, Newton, this is the SI unit. If you want to write CGS unit, what is the CGS unit? CGS unit is dyne. और 1 न्यूटन में बेटा 1 न्यूटन में कितना होता है? 10 to the power 5 डाइन होता है. ओके, if you want to convert SI to CGS or CGS to SI, you can use this relation. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. You can see over here, this is the very simple example of pushing and pulling. ठीक, ये दो persons है. This person is what? Pulling this ball. Okay, so you can say that ये क्या लगा रहा है? Force apply कर रहा है. ये force, this is the external force applying by this person. Okay, now move to this. This is the pushing of this block. Okay, so you can say that by applying force you can change the state, or you are trying to change the state of block or object. Okay, now hope it is clear to everyone. So this is the very simple definition of force. Okay, so move to the next point. A force can do 3 things on a body. If you are applying force on a body, you will observe their effect. ठीक है, आप किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा बच्चों? It can do 3 things. What? Suppose अपने पास आपका नोज है. Now you are applying your force on nose. क्या होता है? ये चिपक रहा है. You are applying force here. ये क्या हो रहा है? टर्न कर रहे हो. Okay, so you can see that a force can do 3 things on a body. Now you can see here, it can change the speed of a body. Okay, it can change the speed of a body. Let us consider one simple example. Okay, आप लोग बचपना में एक नॉटी नेचर है आप लोग का. ठीक है, आप एक हरकत करते हैं. क्या? सपोज योर फ्रेंड इज राइडिंग साइकिल. क्या कर रहे हैं? आपके दोस्त, आपके फ्रेंड साइकिल से जा रहे थे. तो आप लोग क्या करते हैं? उसके साइकिल को क्या करते हैं? पीछे से पुल कर लेते हैं. तो क्या होगा? मान लो कुछ स्पीड के साथ जा रहा था, आप सडन सा पीछे से साइकिल को पुल करते हो तो स्पीड क्या होता है? डाउन हो जाता है. और कुछ टाइम के लिए हो सकता है यदि अनबैलेंस होता है तो वो गिर जाता है साइकिल से. ठीक है, तो हम लोग इस तरह की हरकतें बचपन में करते ही रहते हैं. होप इट इज क्लियर. अब मान के चलो
आपके दोस्त हैं, वो साइकिल राइड कर रहे हैं, उनके पीछे में कोई सेकंड पर्सन भी बैठ गए, ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड डाउन हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, पीछे से जो तीसरा दोस्त होता है वो क्या करता है, उसको पुश करता है, ठीक है, सो दैट कि स्पीड उसका बढ़े। आप लोग बहुत अच्छा किए होंगे बचपन में ये, ओके। तो यू कैन सी हियर, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज हो जाएगा। गॉट इट? सो मूव टू द नेक्स्ट। It can change the direction of motion of a body. It can change the direction. It can change the direction of motion of a body. ये डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं बच्चों। मान के चलो आप एक राइड करते हुए इस रोड पे आप चल रहे थे, ओके, आप बचपन में सब बहुत हरकतें कर चुके हैं। क्या करते हैं आप, जबरदस्ती एक उस व्हीकल पे, आप उस साइकिल पे आप क्या करते हैं, फोर्स लगा करके आप उनके डायरेक्शंस को टर्न कर देते हैं, लाइक दिस, ठीक है। इफ यू आर सपोज, इफ दिस इज द साइकिल, इफ दिस इज द साइकिल, सपोज इफ दिस इज द साइकिल, दिस इज द सीट, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको एक डायरेक्शन से आप चेंज कर देते हैं, डायरेक्शन क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ओके। दिस इज द रामू, ठीक है, तो डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। नाउ इट कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू, आप अपने नोज को यहां क्या करो, दबाओ, आप फोर्स लगाओ तो क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा।